हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अमन राज वर्मा जी, जिन्होंने यूपीएससी आईईएस 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल की है। वेलकम अमन एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स मैम। अमन, कैसा लग रहा है? थोड़ी सी लंबी जर्नी रही आपकी, और फाइनली जब ये रिजल्ट सक्सेस में कल्मिनेट होता है तो हाउ इज द फीलिंग? बेस्ट फीलिंग आई थिंक, मतलब जिसके लिए प्रिपेयर किया 2 साल तक वही अंतिम में मिलता है तो फिर उससे बेटर और क्या हो सकता है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट फीलिंग देता है। अमन के बारे में सभी को बता दूं तो ही पास आउट फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 2019 बैच के हैं ये। और हमेशा से सपना था आईएएस बनने का, और जैसे इन्होंने कहा कि जिस चीज की तमन्ना थी जब वो पूरा होता है तो इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। अमन, थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि वाई आईईएस, कितना क्योंकि बड़ा हमेशा सपना से, था? अगर आप ट्वेल्थ में मैथ्स लेते हो और उसके बाद इंजीनियरिंग परस्यू करते हो तो फिर आप आईईएस चूज करो, क्योंकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन तो हो सके। अगर आप कुछ उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे तो आपकी इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या है। अ, अमन, अगर हम आईईएस की बात करें तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन फॉर ऑल द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। तो डेफिनेटली कंपटीशन बहुत होता है, स्ट्रैटेजी भी बहुत बनाते हैं लोग। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट वर्क। तो जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं उसके बारे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मैंने जब लास्ट ईयर दिया था 2020 में ईएस, जिसमें मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया था मैंने, तो उस समय मैंने मतलब पढ़ता तो था, पर मेन गलती ये थी मैं प्रैक्टिस कम करता था क्वेश्चंस की। मुझे लगता था कि मतलब मैंने एक बार जो पढ़ा मुझे याद रहेंगी चीज़ें, पर प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं। तो मुझे उस समय अपनी वो वीकनेस पता नहीं थी और अंडर प्रेशर वर्क करने का मतलब तरीका नहीं पता था, अंडर प्रेशर वर्क कैसे करते हैं उस टाइम तक। क्योंकि जब मैं 2020 का ईयर्स देने बैठा प्रीलिम्स, तो मैंने फर्स्ट 2 आवर्स बहुत अच्छे गए मैं टेक्निकल के, लेकिन जो लास्ट का आवर था उसमें मैं ऐसे सब पैनिक करके लास्ट में, तो मैंने अपने कई, और मैं मेरी सबसे बुरी आदत थी मैं अपने आंसर शीट लास्ट में भरता था ओएमआर को। तो यही था कि जब एएससी 2020 दे रहा था तो प्रीलिम्स टाइम पे मुझे एक प्रॉब्लम हुई टेक्निकल के एग्जाम में। जो स्टार्टिंग के 2 आवर्स थे वो बहुत अच्छे जा रहे थे, 90 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। पर मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैं उनको ओएमआर में फिल नहीं करता था उस टाइम पे, मैं लास्ट के लिए रखता था। तो लास्ट में जब मैं आया तो लास्ट का जो 1 आवर था तो मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करने थे, ओएमआर भी फिल करनी थी, तो मैं पैनिक हो गया। तो उस समय मैंने अपने कई आंसर्स चेंज भी किए वापस ओएमआर फिल करते वक्त, और कुछ गलतियां भी की ओएमआर में। तो उस वजह से मेरा मतलब सिलेक्शन रह ही गया, प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हुआ, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिपरेशन के बाद मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई होगा। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा सेटबैक था। तो उसके बाद वही होता है कि एक जैसे स्टूडेंट जब रिजल्ट खराब होता है तो आप 10-12 दिन के लिए बिल्कुल वैसे हो चले जाते हो कि आपसे कुछ नहीं होगा, फिर आप पढ़ाई भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो वो फेज भी आया। तो उसके बाद मैंने अपने वीकनेस देखी, क्या क्या मेरी वीकनेस है, गलतियां कहाँ कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसको मैंने टारगेट किया, तो मैंने नोटिस किया मैं क्वेश्चंस पे ऐसा है कि मुझे चीजें पता तो हैं, पर लेकिन मैंने उतना टाइम नहीं दिया उनको कि मतलब बार बार करने से मतलब जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो नहीं सही हो रही थी। तो उन पर फिर फोकस किया, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाई मैंने लगातार। और कोरोना टाइम पे मतलब कंटिन्यूसली का वर्क करता रहा उस पर। तो वो बहुत बेनिफिट किया मुझे उस लास्ट टाइम पे। मैंने अराउंड 80 टेस्ट सीरीज के आसपास लगाई थी, तो मुझे वो काफ़ी बेनिफिट दिया था वो चीज़ का। और वही होता है कि काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे जब हम प्रेशर में आते हैं तो हम डिप्रेस टाइप के स्टेट में होते हैं, जब कोई कोई रिजल्ट में फेलियर मिल जाता है। तो वो वाला जो स्टेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम कई बार उसमें टाइम लूज करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका है। फिर जब अगला एग्जाम आता है तो हमें लगता है कि अब तो टाइम बचा ही नहीं है। तो वो वहाँ पे समझने की जरूरत होती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है हमें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट और एक अच्छे दोस्त होने चाहिए जो हमें उस समय हेल्प कर सके। और जैसे इस बार भी मैं जब एएससी 2021 का प्रीलिम्स दे रहा था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं किसी भी एग्जाम के पहले सो नहीं पाता है, उसके एक रात पहले मैं बिल्कुल नहीं सो पाता है। तो मैं बिना सोए एग्जाम देने जाता हूँ। अभी तक मतलब मैंने कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं दिया जो सो के गया हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे हमेशा से हो रही थी, तो इस बार जब ये प्रॉब्लम फिर से हुई एएससी 2021 में, तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, रात के 2:30 बज रहे थे। उसने बोला कि तुमने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है, नींद आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस वहां पे स्लीप मोड में रहना है, करना है। टॉक थी वो। और उसके बाद मैं सोया, लगभग 4 बजे के आसपास मुझे नींद आई। फिर 5 बजे मैं उठ गया, फिर पेपर देने चला गया। उसके बाद वहां से पेपर काफी अच्छा गया था प्रीलिम्स का, मतलब मेरे 239 के अराउंड मार्क्स आ गए वहाँ पे। तो इतने में जब मैं ईएससी 2020 दे रहा था तब मेरे इतने टोटल नहीं बने हुए थे जितना मेरे टेक्निकल में आ गए इस बार।
तो ये कट ऑफ हुआ करता था, उतना मैं अकेले टेक्निकल में आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था, मतलब कई बार अच्छे दोस्त भी काम आते हैं कि जो टाइमली आपको सपोर्ट कर दे। तो ये मेरी बहुत एडवांटेज रहा कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने सपोर्ट किया। अमन, आपने जैसे बताया कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत माइनर मिस्टेक की वजह से यू मिस आउट ऑफ द लिस्ट। जैसे आप अपना ओएमआर किस तरीके से फिल करते थे, वो चीजें थोड़ी सी गलती आपने उसको एनालाइज की। अ, जो भी और भी गलतियां जो आपने सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में सीखी और इस पर रिफ्लेक्ट किया। सबसे बड़ी गलती थी कि ये एक तो ये प्रेशर हैंडलिंग की, जो मैं नहीं करता था उस टाइम पे, मतलब टेस्ट सीरीज कम देता था पहले, वो मैंने ज़्यादा देनी चालू की। और उसके बाद हुआ कि मैं अपने जैसे मैं क्या करता था, कई लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का होता है कि मतलब बार बार पलटना पड़ता है आपको। मैंने अपने रूम को ही शॉर्ट नोट्स बना लिया था। तो मैंने पूरे स्लिप्स वगैरह पूरे रूम पे मतलब चारों तरफ लगा दी थी। तो मुझे जब भी कुछ होते डाउट होता तो मैं तुरंत एक तरफ सर घुमाता तो मुझे वो दिख जाती चीज़ें कि अच्छा ये चीज़ तुरंत क्लियर। तो मतलब एनी टाइम मैं कभी भी सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, जो भी है, मुझे चीज़ें दिखती रहती थी क्या चल रहा है। तो वही एक मतलब पहले मैं ये नहीं करता था, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। और जैसे कई बार तो हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि हाँ ये आज नहीं, ये कल कर लेंगे, ये पार्ट कल कर लेंगे, ये नहीं, ये बहुत बड़ी गलती थी। तो इसको ऐसा हुआ कि इस बार मुझे जो चीज़ इस समय नहीं आ रही उसको मैं तुरंत के तुरंत वहीं पे करता था, कि ताकि मतलब ये बात के लिए न रह जाए। और जैसे कई टॉपिक्स जो छोटे होते हैं उनको मैं छोड़ देता था पहले, तो वो गलती नहीं की इस पर। उनको तुरंत के पकड़ा और जितना हो सकता था उसको कंप्लीट किया, जो सोच सोचते थे वहां से पढ़ा उनको, पर पूरा कंप्लीट कर गया था सिलेबस। तो वो काफी फायदा था। अमन, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मन बना लिया है कॉलेज में है आईएएस का एग्जामिनेशन देना है, क्या स्ट्रैटेजी उन्हें अपनानी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, साथ ही साथ कैसे पढ़ें कॉलेज के? फिल्म्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज बेस्ट प्लेस पढ़ने के लिए। हमने गलती की थी कि हमने क्या किया कॉलेज में, मन तो वहाँ भी था पर लेकिन हमें लगा कि कॉलेज के दिन नहीं एंजॉय करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो उस चक्कर में हमने थोड़ा एंजॉयमेंट में इधर उधर टाइम वेस्ट किया काफी ज्यादा। और उस समय जो अभी के टाइम पे बच्चे हैं, आप अब के टाइम पे तो ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ज्यादा प्रॉपरली मिल रहे हैं लोगों को। तो अब इनको चाहिए कि जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं इनको प्रॉपर शेड्यूल बना के डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब आज के टाइम में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आप टेक्निकल देखिए चाहे नॉन टेक्निकल देखिए, हर रिसोर्स है। आप चाहे एनपीटीईएल लिए, चाहे इतने कोचिंग्स के लेक्चर पढ़े होते हैं, उनसे आप पढ़ लीजिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ठीक है कॉलेज में एंजॉयमेंट अच्छा है, पर लेकिन अगर अभी लाइफ सेट हो गई तो फिर बाद में इतना लोड नहीं रहता। अमन, मेंस के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेंस में अलग अलग पेपर्स होते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं? मेंस के लिए तो प्रैक्टिस, आप जितनी बार हो सकता है आप उतनी बार रिपीट करिए, रिवाइज करते रहिए क्वेश्चंस को। और वो हर बार लिख के करिए, मतलब कई बार होता है कि हम क्वेश्चंस को देखते हैं अच्छा ये तो हमको आता है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। पर वो चीज़ नहीं, उनको फिर से वापस रिपीट करके एक बार फिर से लिखें, और जो जो गलती है उनको पॉइंट आउट करें, उन पर वर्क करें। और टाइमिंग का मतलब टाइमिंग विशेष ध्यान दें, मतलब स्टार्टिंग में जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दें, कितना हम सही कर रहे हैं, टाइमिंग पे नहीं। फिर जैसे जैसे टाइम पास होता जाए पेपर का, एक दो महीना बचा है, फिर उसके बाद तुरंत हमें टाइमिंग पे अपने ध्यान देना चाहिए, कितनी फास्ट लगा रहे हैं पेपर को, इस पे काम करना चाहिए। पेपर के हिसाब से किस तरीके से अपने माइंडसेट को मूल करना है? पेपर का ऐसा है कि जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि हमें, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट पेपर मुझे इजी लगता था, काफी को टफ लगता है फर्स्ट पेपर जो होता है। तो उनमें आप ऐसा होता है कि आप उनमें अगर हल्का सा कम टाइम देंगे तो उस वो चल जाएगा, पर आप उनको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। और जैसे पेपर टू है वो मेरा थोड़ा वीक पार्ट था, तो मैंने उस पर मुझे फोकस करना चाहिए, तो मैंने उतना फोकस नहीं किया। तो लेकिन जितने भी अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब अपने सारे एरियाज के, जैसे मैं थियरी पार्ट को छोड़ देता था, पर लेकिन उनको वो नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ कवर करके जाना चाहिए। और प्रिपरेशन के किसी भी टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये पिछला पेपर तो अच्छा हुआ है तो अब ये तो अच्छा हो ही जाएगा, तो मतलब चिल नहीं होना चाहिए, हर बार मतलब फाइट करते रहना चाहिए। आपने मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली एम्फेसिस किया है, तो कब से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? पर बेसिक क्लियर हो जाए तब से, वीकली, मंथली, व्हाट डू यू सजेस्ट? प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वीकली चलता रहता है। और जैसे ही एक बार सिलेबस हमने कवर कर लिया तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा रिवीजन मॉक टेस्ट से ही हो, कि हम जैसे आज स्टार्ट करें किसी टॉपिक पे तो पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करें, फिर उससे मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा हमारे वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। और अक्सर हम जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको पता चल जाता है कि क्या क्या पॉइंट कमजोर पड़ रहे हैं हमारे, कहाँ। फिर हम एक बार अचानक से हम मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तो हमें पता चलता है, डर लगता है कहीं उस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछ ले। तो एक मोमेंट होता है उस समय हमें क्लियर हो जाता है कि क्या क्या हमारा वीक है, तो उसको निकाल लें और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद फिर वो दिन भर बैठ के वो सब्जेक्ट रिवाइज कर लें।
और बेटर होगा कि मतलब सब्जेक्ट वाइज पहले दे और फिर फुल टेस्ट बाद में दे। तो उससे पूरे हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम मिलता है। फुल टेस्ट स्टार्टिंग से ही देने में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप कई सब्जेक्ट मिस हो जाते हैं, उसमें प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। और सब्जेक्ट वाइज देने से आप हर सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। अमन, आपने सिविल इंजीनियरिंग से क्लियर किया है आईएएस एग्जामिनेशन, और हम अभी बात कर रही थी कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जब कॉलेज में रहते हैं तो जो एग्जामिनेशन की डिमांड होती है वो अलग होती है, और यूपीएससी की एकदम अलग। बैलेंस आउट करना हाँ, है, कॉलेज में पढ़ना है, के सब्जेक्ट्स मैं चाहती हूँ हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से कैसे पढ़ना है। कॉलेज में और जहाँ तक मैं देखता हूँ, अगर मैं कभी जे एडवांस से कंपेयर करता हूँ, तो हमेशा कॉलेज का ऐसा माहौल है कि अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस अप्रोच कर ले जाओगे। प्रोफेसर्स क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो आप वहाँ पे कर ले जाओ। कोई आपको बहुत ज्यादा याद मेमोरी ग्रास्प करने की बात जो भी नहीं है। पर लेकिन जो यूपीएससी का है, यूपीएससी में बहुत ज्यादा रफ इस चीज को लिखा हुआ है कि आप कितनी ज्यादा चीजें मेमोरी में रख पा रहे हो। वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप छोटी से छोटी चीजें कितनी ज्यादा चीजें आपको याद है। और जबकि ये चीज कॉलेज में नहीं होता। और यूपीएससी में प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वास्ट सिलेबस होता है, तो लगभग 1.5 टाइम्स से ज्यादा सिलेबस इसका। तो फिर उसमें हमें बड़े सिलेबस के साथ साथ और सब कुछ हमको एक ही दिन पे कंप्लीट करना होता है। और कॉलेज में हर दिन अलग अलग सिलेबस होता है, तो हम आराम से ब्रेक करके कर लेते हैं। तो यूपीएससी में सारा सिलेबस एक ही दिन होता है। तो उसके लिए ये अंतर बहुत बड़ा है। और कॉलेज में इतना लोड नहीं होता, हमें पता है ग्रेड कुछ भी है मतलब ठीक है, आगे तो हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे हमको पता है वो एक ही दिन पूरा डिसाइड कर देता है एक साल की मेहनत को। तो वो बहुत बड़ा अंतर है। अमन, ये तो हमने रिटन एग्जामिनेशन की बात कर ली, मैं थोड़ा सा जो थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट उसको कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका। इंटरव्यू में मेरा ऐसा है कि मैंने एक बार बीआईएस का इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उसमें स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैंने गलती कर दी, मैं इंटरव्यू खराब हो चुका है। लेकिन उसके बाद तो मैं ऐसे मोड में आ गया कि बिल्कुल नेचुरल जो आंसर आ रहा मन में आ रहा था वो आंसर दे रहा था। उसके बाद वो जो रिजल्ट आया इंटरव्यू का, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे इंटरव्यू में। तो मुझे वहां से लगने लगा कि अगर मैं अपने नेचुरल मोड में होऊंगा तो ज्यादा अच्छा इंटरव्यू दूंगा। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन ज्यादा की नहीं इंटरव्यू की। और मतलब ऐसे यहाँ पे मैं यूपी में ज्वाइन था इधर ट्रेनिंग में, तो बहुत लोड नहीं लिया मैंने, मतलब ठीक है होगा तो होगा, नहीं तो बहुत इस बार मैंने प्रीलिम्स भी नहीं दिया इसलिए कि मतलब मुझे टेंशन नहीं थी बहुत ज्यादा। मैं सोचा था कि यूपी बेटर है, ठीक है। तो फिर बैठा हुआ था, फिर मैंने इंटरव्यू पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस बार का जब इंटरव्यू में वहां देने गया, एक बार मॉक दिया मैंने। तो मॉक को मुझे पता चला कुछ चीजें मैं भूल रहा हूँ। तो मॉक देने से ये पता चल गया कि टॉपिक मैं क्या क्या भूल रहा हूँ। तो जब वो चीज मैं ध्यान दी, तो मैंने 7-8 दिन बचे हुए थे मॉक के बाद, उन्होंने खटाखट रिवाइज किया। और वहां जब यूपीएससी में गया तो वो इतने ज्यादा सपोर्टिव है यूपीएससी मेंबर्स, कि उन्होंने स्टार्ट ही मेरी अचीवमेंट से की। कि मेरी जितनी अचीवमेंट अभी तक की लाइफ की उन्होंने पहले मुझे बताई। तो वो सुन के मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर मतलब उतना डर नहीं लगा, फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए। और फिर अच्छे से फिर इंटरव्यू हुआ वहाँ पे। प्रिपरेशन में मतलब प्रीवियस ईयर जितने ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको देख लीजिए। और फिर अपना बेसिक सारे रिवाइज रखिए, बेसिक्स में गड़बड़ी ना हो। बाकी जो अभी करंट टाइम पे चीजें चल रही हैं, उनसे सिविल इंजीनियरिंग कहाँ का एसोसिएट हो सकती है उनको भी ध्यान दें। बस इतना ही है, एनफ है। अमन, यूपीएससी का इंटरव्यू देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कोई ऐसा वाक्य जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे। वही जब उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यू जब स्टार्ट किया तो मेरे अचीवमेंट्स गिनाई। तो फिर मुझसे यही पूछा कि मतलब आपकी मतलब परफॉर्मेंस तो हमेशा लगातार बेटर रही है। तो वो टाइम जब आप एक सामने चेयरमैन इतने बड़े पर्सन से सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ का। और वही था कि मतलब कई बार आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करके जाते हो कि मतलब जो क्वेश्चन हम चाह रहे हैं वही पूछे। तो कई बार वो क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो फिर वो बहुत पॉजिटिव चीजें हो जाती है हमारे लिए। और सबसे बड़ा पॉइंट वही था कि मतलब जब वो आपकी अचीवमेंट्स गिनाते हैं, तो वो अच्छा लगता है वहाँ पे। Amin, how study IQ has been part of your journey? Actually, it helped me for having a knowledge about current affairs. There are some topics going on for current thing. तो एक्चुअली स्टडी आईक्यू ने उस टाइम पे हेल्प किया जब मतलब कई बार आप हर चीज़ आप करंट अफेयर्स मैगजीन से नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो आपकी छोटी छोटी क्लिप होती है, वीडियोस होती हैं, उनसे स्टडी आईक्यू की वीडियोस से आप पढ़ सकते हैं सारे। तो बहुत हेल्पफुल होती है उस चीज़ में। अमन, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे गए आपसे। नहीं, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा वैसे कुछ सिचुएशंस पे नहीं गए थे। I mean, once a student is going for the going in front of the panel, तो कई बार होता है कि इतने ओवरवेल्म रहते हैं
कि नर्वसनेस अपने आप आ जाती है, तो कैसे अपने आप को काम कंपोज रखना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है? तो वहाँ हमें बस ये सोच के जाना चाहिए, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमें परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं, बस वो ये देखने के लिए, हमारा कैरेक्टर जज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कई बार कुछ चीजें वो ऐसी करेंगे इंटरव्यू के बीच में कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो मतलब अजीब सा हो रहा है, तो वहां पे आपको मतलब पैनिक नहीं होना है। और वो जो सामने इंटरव्यू ले रहे हैं वो मतलब उनको आप अगर ऐसा देखेंगे कि वो कितने बड़े वॉरियर रहे हैं अपने टाइम में, तो आप उनके अचीवमेंट्स को अगर याद ध्यान रख के जाएंगे तो आप उससे हमेशा आप झुक के रहेंगे, हम्बल बन के रहेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मतलब डरना नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी इतने सपोर्टिव होते हैं, आपको कुछ नहीं भी आता है इंटरव्यू में तो वो सपोर्ट करते हैं, ताकि आप मतलब वहां से आप खुद अप्रोच कर पाए, कुछ दिमाग लगा पाए। मतलब बहुत वो हार्श नहीं है इंटरव्यू में, जितना मतलब बाकी मॉक वगैरह में थोड़ा सा हार्श हो जाती चीजें, पर वो वहाँ पे बहुत नेचुरल है, बहुत अच्छा होगा वहाँ पे। अमन, हमने आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी जाना और क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई वो भी जानी। हम सेशन के एंड में हैं, सभी को कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे? हार्डवर्क करते रहें, और जब भी कभी डिप्रेस हो तो अपने फ्रेंड से मदद लेते रहें, कभी झिझके ना किसी से अपनी परेशानियों को बताने में। और कई बार प्रेशर लेना फायदा भी करता है, कि मतलब आपको हेल्प करेगा, तो आप प्रेशर भी लेते रहिए और प्रोक्रास्टिनेट ना करिए, ये सबसे बड़ी है। तो जैसे अमन ने कहा कि प्रोक्रास्टिनेट ना करिए, बिकॉज इफ हाफ ऑफ द इंडिया सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे हैं तो हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। Thank you so much, Aman, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you and to know about your experiences, your journey. Thank you.